एवरीवन। तो चलिए आज देखने वाले हम लोग पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और पावर शेयरिंग क्यों किया गया है, तो उसके बेस पे दो देशों का हम एग्जांपल देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद, कि एक तो बेल्जियम का और दूसरा श्रीलंका का। एक ऐसा देश जिन्होंने अपना पावर शेयरिंग किया, जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अपने यहाँ भी देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है अपना कुछ जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को देता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को देता है। तो ऐसा क्यों दिया गया पावर, ठीक है। फिर जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट क्यों रखा गया, ठीक है, उस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस ना हो, क्यों ऐसा किया गया। तो हमको देखने को मिलेगा दो देश का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है। एक श्रीलंका देश देखने वाले हैं जिन्होंने अपना पावर शेयरिंग नहीं किया, ठीक है, और एक ऐसा देश है जो बेल्जियम, जिन्होंने अपना पावर को शेयरिंग कर दिया। तो वहाँ पे किस तरीके का माहौल है, और एक ऐसा देश जिन्होंने पावर का शेयर नहीं किया, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है अपने पावर का कुछ प्रतिशत जो हिस्सा है वो शेयर करना, और रूट कॉज तक शेयर करना, जिनसे क्या होता है और क्या बेनिफिट होता है। यही आज मेरा जो है वीडियो का मेन पर्पस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझाने की हम कोशिश करते हैं कि पावर शेयरिंग का डिफाइन कैसे करेंगे और पावर शेयरिंग है क्या। जैसे बोलते हैं पावर शेयरिंग का मतलब ही होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर। जो भी आप जैसे जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है तो आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है, पीपल ही होता है ऑल सोर्सेज ऑफ पावर है, ठीक है। और पीपल ही क्या करते हैं, अपने रूलर को बनाते हैं, ठीक है। तो रूलर जो होता है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है, और उस पार्टी को क्या करते हैं, हम पे रूल करने का अधिकार देते हैं। तो वो भी क्या करता है, अपना जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो सारा का सारा पावर खुद अपने पास नहीं रखता है, वो भी अपना कुछ प्रतिशत जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसी को कहते हैं पावर शेयरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अपना पावर को बंटवारा कर देना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा कर देना, ठीक है, बंटवारा, देख लेना यार। अब दूसरा देखिए, अब जो पावर होता है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट के लेवल देखने वाले हैं, जो अपने गवर्नमेंट को कुछ लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि एक जुडिशरी सिस्टम बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम बना के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लेवल में। जैसे लेजिस्लेटिव सिस्टम बना दिया, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल पावर गवर्नमेंट का है। फिर पॉलिटिकल और इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी, तो ये इक्वलिटी का मतलब होता है कि समानता, ठीक है, ताकि हर कोई को समानता का भी फील आए, ठीक है, हर कोई एक समान महसूस करे पावर को शेयरिंग करने के बाद। पावर शेयरिंग के बाद क्या होता है, लोग को ऐसा भावना महसूस होता है कि हमको भी उसी नज़रिए से देखा गया जैसे कि दूसरे वालों को देखा गया है, और हर कोई को इस डेमोक्रेसी में क्या है, हक भी है, ठीक है। आप देखते होंगे जैसे वोट भी हम डालते हैं, है ना, तो हम अपना पावर देते हैं, और हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पावर में बनने के लिए। तो ये यही तो एक खासियत होता है एक डेमोक्रेसी। अब देखिए दो रीजन हम देखेंगे, एक प्रैक्टिकल रीजन है, ठीक है जी, अगर पावर शेयर किया गया तो प्रैक्टिकल रीजन हमको क्या क्या देखने को मिला, और एक है मोरल रीजन। मोरल रीजन का मतलब होता है कि भावना का। एक होता है प्रैक्टिकली में हमको क्या देखने को मिलेगा अगर पावर को शेयरिंग कर दिया गया तो देखिए भाई, अगर आपने पावर को शेयर किया गया तो रिड्यूस कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटी। इसका मतलब होता है कि आप जैसे देखते हैं कि एक ही कंट्री में कितने टाइप्स ऑफ कम्युनिटी होते हैं, है ना, तो बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं, उसके बीच में हमेशा अक्सर आपको झड़प देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। तो पावर शेयरिंग करने से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट जो हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झड़प, ठीक है, झड़प या लड़ाई झगड़े जो भी हो समझ लो। जैसे आए दिन हमारे इंडिया में भी राइट्स होते रहते हैं, तो हम क्या करें, रिड्यूस हो, मतलब कि इतना लेवल पे नहीं होता, क्योंकि हमने पावर शेयरिंग कर चुका है, उनको भी हमने पावर दे रखा है, इनको भी दे रखा है, इक्वली दे रखा है पावर। तो जिनके कारण कुछ मात्रा में होता है तो उनको गवर्नमेंट हैंडल कर ले सकता है, ठीक, उतना पावर है गवर्नमेंट के पास। दूसरा क्या होता है प्रैक्टिकल रीजन, मेंटेन पीस एंड यूनिटी। इससे क्या रहता है, देश में शांति का माहौल रहता है और यूनिटी का माहौल रहता है। यूनिटी का मतलब होता है एकता का माहौल रहता है, ठीक है भाई। तीसरा प्रिवेंट सिविल वार एंड द वायलेंस। अब पावर शेयरिंग से क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब रोकथाम, ठीक है, सिविल वार का मतलब होता है घर में ही युद्ध होना, ठीक है, गृह युद्ध होना जैसे बोलते हैं हम, या वायलेंस का मतलब होता है वही, ठीक है, लड़ाई झगड़ा जैसे मारपीट होना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलता है। पावर शेयरिंग करने के बाद हमको ये चीज़ें जो होता है प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है, सिविल वार कम से कम तो ये कम्प्लीटली प्रिवेंट हो जाता है। दूसरा इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है जी। पावर शेयरिंग करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, प्रैक्टिकली में देखा गया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, एक जो होता है राजनीतिक स्थिरता, ठीक है, वो देखने को मिलता है हमको। अब देखिए मोरल रीजन की बात करें, ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब अगर नहीं समझे तो कुछ एक पार्टी जितने समय के लिए बनाया गया वो उतने समय तक रूल कर सकता है, कि स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलता है। नहीं तो आए दिन सिविल वार के कारण जहाँ पे नहीं रहता तो वहाँ पे हमेशा इनस्टेबिलिटी बना ही रहता है।
देखिए मोरल रीजन क्या है कि एवरी वन हैज़ द राइट टू द प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट। मोरल रीजन आप देखो, जैसे हमको भी भावना है, हम इस देश के वासी हैं, तो हमारा भी अगर पावर शेयरिंग कर दिया गया तो हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये हर इंसान को फीलिंग होता है, ठीक है जी। तो ये मोरल फीलिंग है और राइट भी है, अधिकार भी है आपके पास, आप जाकर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा, एवरी सिटीजन्स डिजर्व रिस्पेक्ट। मतलब इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, अगर उसको एक पावर दिया गया जैसे वोट देने का, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने का, इलेक्शन में खड़ा होने का, तो उनको क्या होता है कि उसको वो इज्जत महसूस होता है, ठीक है। और वो इज्जत मिला भी है उनको, और खड़ा भी हो सकते हैं आप, आपको इज्जत दिया भी गया है और आप ये इज्जत महसूस भी कर सकते हैं पावर शेयरिंग के कारण। दूसरा, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नॉट ओनली द मेजोरिटी, ठीक है। आप जैसे देखते होंगे कि किसी एक मेजोरिटी नहीं रहता है, हर सेक्शन से आदमी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, हर सेक्शन से आदमी जाते हैं, है कि नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है। ये आपने मोटी भावना है, हम इस देश के वासी हैं, तो हमारा भी अगर पावर शेयरिंग कर दिया गया तो हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये हर इंसान को फीलिंग होता है, ठीक है जी। तो ये मोरल फीलिंग है और राइट भी है, अधिकार भी है आपके पास, आप जाकर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा, एवरी सिटीजन्स डिजर्व रिस्पेक्ट। मतलब इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, अगर उसको एक पावर दिया गया जैसे वोट देने का, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने का, इलेक्शन में खड़ा होने का, तो उनको क्या होता है कि उसको वो इज्जत महसूस होता है, ठीक है। और वो इज्जत मिला भी है उनको, और खड़ा भी हो सकते हैं आप, तो आपको इज्जत दिया भी गया है और आप ये इज्जत महसूस भी कर सकते हैं पावर शेयरिंग के कारण। दूसरा, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नॉट ओनली द मेजोरिटी, ठीक है। आप जैसे देखते होंगे कि किसी एक मेजोरिटी नहीं रहता है, हर सेक्शन से आदमी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, हर सेक्शन से आदमी जाते हैं, है कि नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है। ये आपने मोरल रीजन देखा। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी का हम प्रिंसिपल देखने वाले हैं, क्या क्या प्रिंसिपल होता है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी जो होता है ना भाई, जैसे अब्राहम लिंकन ने कह चुका है पहले भी कि डेमोक्रेसी क्या होता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जैसे बोलते हैं ना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया सरकार ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र में होता है, ठीक है। तो वही चीज़ डेमोक्रेसी है और उसका हम प्रिंसिपल देखेंगे कि जनता ही क्या होते हैं। डेमोक्रेसी में रूलर आर द इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल आर द सोर्सेज ऑफ द पॉलिटिकल पावर। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पॉलिटिकल पावर में बना हुआ है या जो भी हम पे रूल कर रहा है, तो जो हमारा रूलर है उसको किसने बनाया है, किसने बनाया भाई, हम ही तो बनाए हैं ना, ठीक है भाई। तो रूलर जो भी हम पे रूल कर रहा है उसको भी हम ही बनाए हैं, ठीक है। तो पीपल ही जो है वो सारे सोर्सेज है पॉलिटिकल पावर का। अब जितने भी पॉलिटिकल पावर आप देख रहे हो किसी भी पार्टी का है, अगर वो जीता हुआ है, ये हम पे रूल कर रहा है, तो हम खुद उसको अधिकार दिए हैं वोट देके, इलेक्शन देके, इलेक्शन में वोट देके कि आप सही तरीके से मेरे पे रूल करो और एक व्यवस्थित बनाए रखने की काम करें और एक विकास होने की सतत प्रक्रिया में काम में लगे रहे। तो क्या होता है कि पीपल ही है ना, डेमोक्रेसी में क्या है मेन प्रिंसिपल, कि जो रॉ मटेरियल जो है ना वो पीपल ही है, ठीक है। सब पावर पीपल के ही हाथ में है। तो ऑल द जितने भी पॉलिटिकल पावर है, सारा पावर जो उनके पास है, जो किसने दिया है, पीपल ऑफ द इंडिया ने दिया है, ठीक है। तो यही रॉ मटेरियल है मेन पावर का। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट मस्ट ओबे द रूल। देखो, अब देखो क्या होता है पावर शेयरिंग के, सॉरी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल में, कि जो हमारा, चाहे गवर्नमेंट पार्टी हो, गवर्नमेंट हो, चाहे कोई लीडर हो अपोजिशन, चाहे सत्ता वाले लीडर हो, तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी में सब रूल फॉलो करते हैं, है कि नहीं। ये नहीं कि किसी का मनमानी चलता है, ऐसा नहीं होता है। हर किसी को अपने संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी पार्टी का गवर्नमेंट लीडर हो, मस्ट ओबे द लॉ, जो इसको कानून को मानना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। पॉलिटिकल इनक्वालिटी, इक्वल राइट्स एंड वन वोट ऑफ द इक्वल। डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल में क्या होता है, इक्वली, है ना। मतलब कि पॉलिटिकल इक्वलिटी, सबको क्या किया गया, इक्वलिटी किया गया है ना, सबको समानता दिया गया है ना भाई। पॉलिटिकली इक्वली रखा गया है और सबको जो है वो एक वोट सबको अधिकार दिया गया है ना, कि आप एक वोट जितना कीमत होगा दूसरे के लिए, उतना ही मेरा एक वोट का कीमत होगा, है ना। इंडिया के जितने भी पीपल है सबका एक वोट का अधिकार दिया गया है, वो एक एज सीमा लिमिट किया गया है। और क्या प्रिंसिपल होता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो एक वोट सबका अधिकार है देने का, है ना, इक्वलिटी है। और जितना इंपॉर्टेंस आपके वोट का है उतना ही इंपॉर्टेंस किसी और के भी वोट का होगा। ऐसा नहीं कि मेरे वोट का कीमत कम है और अडानी के वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो हर किसी का वोट का कीमत इक्वली ही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
आप देखते होंगे कि इलेक्शन जो होता है वो पूरे ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ और रेगुलर किया जाता है ना, समय समय पे इलेक्शन किया जाता है ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बने रहे। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जिम्मेदार होना, है ना, जो भी एक्शन हम ले रहे हैं गवर्नमेंट उनको उस चीज़ का जिम्मेदार होना। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है हर चीज़ क्लियर दिखाना, ट्रांसपेरेंट दिखाना, पूरा पारदर्शिता के साथ काम करना। ठीक है। जो भी काम किया जा रहा है उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है डेमोक्रेसी में, कि हमने ये किया। आप देखते होंगे हर साल बजट पेश किया जाता है, उसमें सारे कुछ दिखाया जाता है कि सरकार गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है और इसमें इतना इतना का एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक। हर चीज़ क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है। अगर कहीं पे कुछ होता है, दंगे फसाद होता है, तो उसके जिम्मेदार भी सरकार होते हैं। कहीं पे कुछ पेपर लीक होता है तो उसके भी जिम्मेदार सरकार होते हैं, क्योंकि उनका अकाउंटेबिलिटी भी दिया जाता है कि आप इस चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने आपको चुन के वहाँ पर बिठाया है। ये डेमोक्रेसी है और आप रूलर हो, आपको ही देखभाल करना है। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब उसका एक अधिकार ये भी है डेमोक्रेसी में, जो भी पॉलिटिकल पावर है उनको भी ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन करके रखता है डेमोक्रेसी में। या डेमोक्रेसी जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जितने भी पीपल है उसका एक फंडामेंटल राइट भी क्या होता है, प्रोटेक्शन रहता है। मतलब ध्यान में रहता है, या प्रोटेक्शन का मतलब देखभाल होता है। ठीक है। कोई अपना ऐसा नहीं कि मनमर्जी का कर लेता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। ठीक है। अब जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जुडिशरी सिस्टम जो होता है, न्यायपालिका, ठीक है, जहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है या किसी पे झूठी मुकदमा किया जाए तो वहाँ पे वो भी चीज़ न्याय देने का काम होता है। जो भी आप आगे चल के हम देखेंगे जुडिशरी सिस्टम का सारे पार्ट देखने वाले हैं। तो जुडिशरी सिस्टम को क्या किया गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है। ठीक है। वो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है सब में जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा गया है। ठीक है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा ये। ठीक है। या किसी भी पॉलिटिकल पावर के इन्फ्लुएंस में आके वो काम नहीं करेगा, किसी भी पॉलिटिकल पावर के दबाव में आके काम नहीं करेगा। वो एक अभिन्न अंग है, वो अलग है। ठीक है भाई। तो ये होता है डेमोक्रेटिक का प्रिंसिपल। चलिए हम आगे बात करते हैं देखिए भाई श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में क्या था कि श्रीलंका में जो है ना वो सिन्हाला, ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल, ठीक है, और क्रिश्चियन और मुस्लिम कुछ परसेंट में है। अगर बात किया जाए सिन्हाला का, तो सिन्हाला जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले 74% है। अगर बात किया जाए तमिल का, तो तमिल जो है वो वहाँ पे 18% है। और बात किया जाए अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन का, तो वो वहाँ पे 8% है। क्रिश्चियन मोस्टली ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर बात किया जाए उसमें भी तमिल का जो बात किया जाए, तो तमिल जो है, तमिल भाषा बोलने वाले, तमिल लैंग्वेज वाले, वो 13% जो है वो वहाँ के श्रीलंकन तमिल है, और 5% जो है वो इंडियन तमिल है। ठीक है जी। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या किया गया कि एडॉप्टेड द पॉलिसीज दैट फेवर्ड द सिन्हाला कम्युनिटी। ठीक है। वहाँ पे एक एक्ट बनाया गया, ठीक है, जो समथिंग 1956 में हुआ है। उसमें क्या किया गया कि सिन्हाला को ना, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग या सिन्हाला लैंग्वेज वाले जो लोग थे जो श्रीलंका में, उनको ज़्यादा फेवर किया गया, उसको ज़्यादा पसंद किया गया, बाकी कम्युनिटी वाले को नहीं किया गया। ठीक है। मतलब बाकी को इग्नोर किया गया, और जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले थे या सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग्स करते थे, जितने भी एक्ट बनाए गए उस श्रीलंका में, तो वहाँ पे उन्हीं को फेवर किया गया, उन्हीं के बारे में सोच के बनाया गया। ठीक है जी। चलिए दूसरा देखिए, सिन्हाला वाज डिक्लेयर द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब सिन्हाला ही केवल श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, बाकी नहीं होगा। तो बाकी जो तमिल वाले होंगे या अदर लैंग्वेज वाले होंगे उसको कैसा महसूस होगा, ठीक है, कि सिर्फ सिन्हाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, केवल और केवल सिन्हाला। ठीक है। बाकी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, बाकी के भाषा के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना कुछ उसको इज्जत दे रहा है। ठीक है। तो कैसा महसूस होगा एक देश स्तर पर देखा जाए तो। ठीक है। तीसरा, प्रेफरेंस द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। अब और आगे कर दिया सरकार ने, हद एक और पार कर दिया वहाँ का, कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब थे ना, मेनी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब जो सिन्हाला कम्युनिटी से जो लोग आते थे उन्हीं को मिलता था। ठीक है। बाकी कम्युनिटी वाले लोग को गवर्नमेंट जॉब से, और यहाँ नहीं इतना ही तक नहीं छोड़ा, जो एजुकेशन था ना यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में भी ऐसा पॉलिसीज बनाया गया कि आप यूनिवर्सिटी में बहुत ही आसानी से वहाँ इंटर कर सकते हो। कौन? जो सिन्हाला कम्युनिटी से लोग आते थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, वो गवर्नमेंट जॉब भी उनके लिए ऐसा पॉलिसीज बनाया गया, ऐसा एक फ्रेम किया गया कानून को या पॉलिसीज को, ठीक है ना, कि आपके लिए जॉब लेना आसान हो जाएगा, आपको वहाँ यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेना आसान हो जाएगा, उस यूनिवर्सिटी में इंटर करना आसान हो गया। ठीक है। ऐसा उन्होंने एक ऐसा पॉलिसीज बनाया। बुद्धिज्म गिवन द स्पेशल प्लेस एंड स्टेटस। ठीक है। बुद्ध है वो स्पेशल स्टेटस दिया गया, वो प्लेस दिया गया, बाकी का नहीं दिया गया। ठीक है।
तो इससे इफेक्ट क्या देखने को मिला कि तमिल पीपल फेल्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, ठीक है। अब ये सारे जो स्टेप उठाए गए श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, उनके कारण तमिल के जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा भेदभाव महसूस हुआ। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, ठीक है, मतलब उसके साथ ऐसा लग रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, महसूस होना, फेल्ट और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव महसूस हुआ। टेंशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल इंक्रीज, ठीक है। इनके कारण क्या हो गया, जो सिन्हाला ग्रुप के लोग थे और जो क्या थे तमिल ग्रुप के लोग जो थे, ठीक है, दोनों ग्रुप के लोगों में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ने लग गया, टेंशन होने लग गया, ठीक है। टेंशन का मतलब हो गया दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, ठीक है, क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगा। तमिल ग्रुप से डिमांडेड द इक्वल राइट्स। अब इसके कारण क्या होगा, तमिल के लोग को ऐसा तो पहले ही, क्योंकि आपने ऐसा पॉलिसीज ही बना दिया जो सिन्हाला के फेवर में था, तो तमिल को ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन महसूस होने लग गया। तो उन्होंने क्या बोला कि हमको कि जो है ना राइट टू इक्वलिटी का अधिकार दिया, जैसे अपने लोग फंडामेंटल राइट में है ना राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या डिमांड करने लग गया कि हमको भी राइट टू इक्वलिटी चाहिए, ठीक है, हम अगर इस देश के वासी है तो हमको भी एक समानता का अधिकार चाहिए। एज लॉन्ग सिविल वार फॉलोड कॉजिंग द लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। अब वो चीज़ मिला नहीं उनको, तो उसके कारण क्या हो गया, जो कन्फ्लिक्ट हो गया दोनों में, सिन्हाला में और तमिल में, और तमिल लोग जो है वो वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट कर दिए, और जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग मारे गए। ऐसा नहीं कि जब लड़ाई स्टार्ट होते थे एक ही ग्रुप के लोग मरते, दोनों ग्रुप के मरे, ठीक है, सिन्हाला भी मरे, तमिल भी बहुत सारे मरे, ठीक है। तो बहुत सारे लॉस हुआ ना, ऐसे में तो लॉस तो कंट्री का ही होगा, है ना। अगर ओवरऑल कंट्री का ही लॉस हो रहा है तो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, वहाँ के बहुत सारे तोड़े गए होंगे, बिल्डिंग व्यापार सब बंद हुए होंगे, तो प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ, फाइनेंशियल भी लॉस हुआ, ठीक है जी। चलिए कंक्लूजन क्या निकला, अगर इस चीज़ से हम सीखे तो हमारे क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है। श्रीलंका डिडेंट शेयर द पावर, जैसे कि हमने देखा था बेल्जियम के केस में, उन्होंने क्या कर दिया था, डच और स्पीक फ्रेंच वाले को इक्वली रिप्रेजेंटेशन किया था, मेंबर जो थे उनको इक्वल रखा गया था, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन फॉर्म किया गया था, दोनों अपना अपना देख रहे थे, सबऑर्डिनेट था, इंडिपेंडेंट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया कि पावर को शेयर नहीं किया गया फेयरली, मतलब ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, ठीक है, जो शेयर नहीं किया गया, जिससे कंट्री में इथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखना है। इथनिक का मतलब होता है मोरल, ठीक ना, भावना के साथ किसी के साथ खेलना, वो जब भावना कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, भावनात्मक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। तो उनके कारण सिविल वार के बारे में, जो कि आपकी क्लास 10th का है। और इसमें हमको क्या देखने को मिला कि, और इसी चीज़ को अपनाया गया है बहुत सारे कंट्री ने, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है कि बेल्जियम में ऐसा क्या चीज़ किया गया जो वहाँ पे पीस और यूनिटी बना रहा, और डेमोक्रेसी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्गर रहा। तो वहाँ भी बहुत सारे डच जैसे कम्युनिटी के लोग थे जो डच स्पीकिंग करते थे, फ्रेंच कम्युनिटी के लोग थे जो फ्रेंच बोलते थे, ठीक है, जर्मन वाले भी थे 1% जो जर्मन बोलते थे। तो वहाँ पे भी लैंग्वेज था। अब लैंग्वेज डिफरेंस है तो कल्चर भी उसका डिफरेंस रहता है। मैक्सिमम टाइम आपको देखने को ये चीज़ मिला होगा। अभी इंडिया में ही अभी देख लो आप, जैसे बिहार का भाषा अलग है तो वहाँ का कल्चर, और महाराष्ट्र का भाषा अलग है तो वहाँ का कल्चर, ठीक है, या पंजाब का देख लो, हम लोग से भाषा अलग है तो वहाँ का कल्चर। तो आपको कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो वो डिफ्रेंशिएट जो होता है वो कन्फ्लिक्ट न कर जाए, झड़प ना हो जाए, एक दूसरे में लड़ाई ना हो जाए, तो उसी चीज़ को मैनेज करना जो होता है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बेल्जियम जो है ना, बेल्जियम कहाँ पे है, यूरोप में, यूरोप में पड़ता है, ठीक है। और बेल्जियम का जो है वो, बेल्जियम में देखा जाए जो पूरे बेल्जियम का, उसमें डच का जो है, डच लोग वो फ्लेमिश डच लोग जो है, फ्लेमिश जो 59% की है। फ्लेमिश मतलब रीजन है, एक रीजन का नाम है जहाँ पे वो लोग रहते थे, और जिसका प्रतिशत जो है डच का वो 59% है। अगर बात कीजिए फ्रेंच का तो वोलेनिया रीजन में रहते थे जो 40% है, और अगर जर्मन का तो 1% है, ठीक है। तो ये था बेल्जियम की जो पॉपुलेशन बात किया जाए। अब बेल्जियम का अगर देखोगे ब्रसेल्स में जो कैपिटल है बेल्जियम का, ठीक है जी, उसमें देखोगे तो डच जो है वो 20% है, ठीक है, 20% की आबादी में, और फ्रेंच जो है वो 80% के पॉपुलेशन में है। तो कैपिटल में क्या देखने को मिल रहा है कि डच का 20% ही आबादी है, जबकि फ्रेंच का 80% आबादी है। जबकि पूरा बेल्जियम में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि डच का 59% है, ठीक है, और फ्रेंच का जो है 40% ही है। तो देख रहे हो कितना डिफ्रेंशिएट है पॉपुलेशन वाइज। तो दोनों का, अगर डच वाले हैं तो डच स्पीकिंग कर रहे हैं, फ्रेंच वाले फ्रेंच स्पीकिंग कर रहे हैं, जर्मन वाले जर्मन स्पीकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे कम्युनिटीज़ में कन्फ्लिक्ट ना हो जाए तो उसके लिए क्या किया गया, ऐसा बेल्जियम के गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया जिनके कारण वहाँ पे पीस हुआ। तो चलिए बात कर लेते हैं हम। तो देखिए डिफरेंस इन लैंग्वेज एंड कल्चर क्रिएटेड अ टेंशन, ठीक है। जैसे कि आप पता है कि लैंग्वेज का डिफ्रेंशिएट होने के कारण क्या हो सकता था वहाँ पे, लैंग्वेज और कल्चर, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, लैंग्वेज और कल्चर दोनों तो एक ही चीज़ है।
मतलब भाषा और कल्चर एक ही चीज़ नहीं है। भाषा होता है जो हम बोलते हैं, कल्चर होता है जैसे कि अपना ड्रेस सेंस हो गया, उसमें हमारा फेस्टिवल हो गया, ठीक है, हम क्या क्या मनाते हैं, खान पान हो गया, हमारा रहने की वे ऑफ लाइफ, कल्चर को क्या कह सकते हैं आप, वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जीने का ढंग, ठीक है भाई। तो दोनों अलग होता है। तो इनके कारण क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या टेंशन क्रिएट होता है। लेकिन क्या किया बेल्जियम के गवर्नमेंट ने, क्या किया देखो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो था डच स्पीकिंग के जितने लोग रहेंगे इक्वल नंबर कर दिया, डच स्पीकिंग, नंबर ऑफ डच स्पीकिंग और नंबर ऑफ मेंबर इन फ्रेंच स्पीकिंग, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग के मेंबर जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होगा वो डच स्पीकिंग के और फ्रेंच स्पीकिंग के जो होंगे मेंबर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरा काम देखिए, नो मेजर डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट द सपोर्ट ऑफ बोथ ग्रुप, ठीक है। अब कोई देश के लिए बड़ा से बड़ा डिसीजन लेना हो तो अकेला आप नहीं ले सकता है, कोई भी कम्युनिटी के वो अकेला नहीं ले सकता है, ठीक है। दोनों जो है डच और फ्रेंच का, वो दोनों का क्या होना चाहिए, सपोर्ट, दोनों का सहमति होना चाहिए एक साथ, तभी जाके कोई मेजर डिसीजन आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बोल रहा है कि दोनों का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, अकेला कोई भी सिंगल जो है वो कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर वो मेजर डिसीजन ले लेना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा, फिर उसका डोमिनेंस हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा एक नियम बनाया कि आप दोनों के सहमति के बिना क्या हो सकते हैं, कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले सकते हो। इससे क्या होगा, प्रिवेंट डोमिनेशन बाय द वन कम्युनिटी, जैसे बताया, इसके कारण क्या होता है, प्रिवेंट मतलब रोकना, ठीक है, किसी डोमिनेंस मतलब कि एक चीज़ पे दूसरा चीज़ भारी नहीं होगा, ठीक है। तो एक कम्युनिटी पे दूसरा कोई कम्युनिटी बहुत भारी ना पड़ जाए, तो ये चीज़ होगा वो रोकथाम हो जाता है इस चीज़ से। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो एक ऑटोनोमस बॉडी होगा, ठीक है। हर चीज़ के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहेगा। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है खुद का इंडिपेंडेंट या फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, अपना एक जो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए जो डिसीजन लिया जा सकता है, चाहे एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, तो पूरी तरह से आज़ाद है, वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। हमेशा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहेगा, उसको जो पावर दे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन अपने मर्जी से ले सकता है स्टेट गवर्नमेंट। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर द ब्रसेल्स, अब जो कैपिटल था ब्रसेल्स का, उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है, वो सिर्फ ब्रसेल के लिए बनाया गया, ब्रसेल्स का एक अपना ही गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ, आपने ब्रसेल्स में देखा 20% ही क्या थे डच और 80% तो फ्रेंच वाले लोग थे। तो वहाँ भी क्या किया, इक्वल कर दिया गया, मान लीजिए 50% डच वाले मेंबर रहेंगे तो 50% क्या रहेंगे, फ्रेंच वाले मेंबर रहेंगे, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया और ब्रसेल्स का एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया। चलिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। जैसे डच कम्युनिटी वाले लोग डच कम्युनिटी अपना बनाएंगे संस्था, फ्रेंच वाले अपना फ्रेंच कम्युनिटी बनाएंगे, जर्मन वाले जर्मन कम्युनिटी बनाएंगे। अब ये सभी कम्युनिटी जो होंगे वो अपना एजुकेशन पे, लैंग्वेज पे, कल्चर के बेसिस पे अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, फ्रीडम है डिसीजन लेने के लिए, और इसको किस तरह से बेहतर किया जाए उसके लिए वो पूरी तरह से आज़ाद है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। किन किन चीज़ों पे, कल्चर पे, एजुकेशन पे और लैंग्वेज पे, ठीक है। ये पूरी तरह से राइट दिया गया इसको कि आप इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को है जो अपना अपना मैनेज कर सकते हो आप अपना, जैसे कम्युनिटी का मतलब होता है समूह या संस्था, ठीक है। जैसे फ्रेंच वाले एक अपना समूह बनाया, ठीक है जी, और उसमें फ्रेंच के जितने भी लैंग्वेज हो सकते हैं उसको बेहतर कैसे किया जाए, मान लो उसका जो कल्चर है उसको अच्छे से कैसे मनाया जाए, उसको किस दिशा में ले जाया जाए, ठीक है। और जैसे लैंग्वेज है, कल्चर है और एजुकेशन है, एजुकेशन में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो एक कम्युनिटी अपना जो है और जितने भी है वो डिसीजन ले सकता है। अब इससे हमको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, कंक्लूजन क्या हुआ, ठीक है, हमको क्या ऐसा रिजल्ट देखने को मिला, ये सारे जब स्टेप हमने उठाया तो पहला तो हुआ रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। कन्फ्लिक्ट जैसे मैंने बताया कि जैसे तनाव हो सकता था, लड़ाई झगड़ा हो सकता था सारे एक दूसरे में, वो चीज़ें क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, रिड्यूस हो गया। प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज का मतलब होते हैं, जैसे कि जर्मन यहाँ पे 1% है तो क्या हो गया, माइनॉरिटीज हो गया। हम लोग में क्या है, माइनॉरिटीज मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, जैन धर्म हो गया, ये लोग क्या है, ये माइनॉरिटीज में है, तो उनकी भी देखभाल करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको पूरी तरह से फ्रीडम रहना, इंडिपेंडेंट अपने कम्युनिटी के लिए काम करना, ये चीज़ें भी क्या हो गया, उसको अच्छे चीज़ से मतलब वो चीज़ भी देखने को मिला उस चीज़ के कारण, वो अपना प्रोटेक्ट महसूस हुआ इसके कारण, ठीक है, ये सब सारे स्टेप लेने के कारण। प्रमोटेड द पीस एंड द यूनिटी, ठीक है ना, इसके कारण क्या हुआ, पीस मतलब शांति, यूनिटी मतलब एकता, इससे क्या हुआ, शांति और एकता उस जगह दिखाई देने को मिला।
मेड ए बेल्जियम डेमोक्रेसी मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल। ठीक है, इससे कारण क्या हुआ, डेमोक्रेसी जो हो गया काफ़ी ज़्यादा मजबूत और बड़ी स्थिरता के साथ खड़ा रहा। ठीक है, स्थिरता उसमें